अब तक आपने देखा कि सुमन रोहन नाम के लड़के से प्यार करती है, जिसे शराब की बुरी लत है और वो कुछ नहीं कमाता। इसलिए सुमन की माँ और बहन राम्या सुमन की शादी राम्या के देवर राजेश से करवा देते हैं। राजेश एक अच्छा लड़का है और उसे सुमन के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। सुमन शादी करके नए घर आती है और राजेश से पहली ही रात कहती है, राजेश जी, हमारी अरेंज मैरिज है और हम एक दूसरे को नहीं जानते अच्छे से, सिवाय इसके कि आप मेरी दीदी के देवर हैं। इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। हाँ, क्यों नहीं सुमन, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, मैं तुम्हें समझता हूँ। अचानक से नए परिवार के साथ रहने में हर लड़की को शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। और तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। शादी के दूसरे दिन उर्मिला अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बुलाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, आज सुमन की पहली रसोई है, तो तुम कुछ मीठा बना लो। राम्या सुमन को किचन ले जाती है। सुमन छोटी बेटी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। उसने कभी कोई काम नहीं किया था। वहीं राम्या तो घर का सारा काम पहले से बहुत अच्छे से जानती थी। राम्या सुमन को बताती है रेसिपी और सुमन बना देती है आटे का हलवा। लेकिन सुमन पानी थोड़ा ज्यादा डाल देती है, इसलिए हलवे में गुठलियां हो जाती है। राम्या भी घर के बाकी कामों में लगी हुई थी, इसलिए उसका ध्यान सुमन पे नहीं जा पाता। सुमन आटे का हलवा प्लेट में सजाकर अपनी सासू माँ के सामने रखती है। सासू माँ, खाकर बताइए ये कैसा है? ये क्या है? ये तो कहीं से भी हलवा नहीं लग रहा। इसमें इतनी गुठलियां कैसे है? तभी राम्या ये सुन लेती है और तुरंत हॉल में आ जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सुमन को आटे और पानी का माप गलत बता दिया, इसलिए ये ऐसा बना है। माँ जी, इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, पर सुमन को खुद से भी तो पता होना चाहिए कि कैसे बनता है हलवा। इतनी छोटी सी चीज भी नहीं आती है क्या इसे? माँ जी, थोड़े दिनों में ही सब सीख जाएगी। ठीक है राम्या, अब तुम हलवा बनाओ और अपनी बहन को सिखाओ कि कैसे बनाया जाता है। राम्या और सुमन किचन में दोबारा हलवा बनाने चली जाती है। सुमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। देखो तो, ये बुढ़िया कैसे बात कर रही है। आज तक मम्मी पापा ने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की, तो ये कौन होती है मुझसे ऐसे बात करने वाली? बड़ी आई मुझे सुनाएगी। सुमन की बातों से राम्या गुस्सा हो जाती है और कहती है, सुमन, धीरे बोलो, सासू माँ ना आ जाए, और वो हमारी माँ समान है। उनके लिए ऐसा मत बोलो, ये बहुत गलत है। क्या दीदी, क्या हर बात पे तुम ज्ञान देना शुरू हो जाती हो? और तुम ही बनाओ अब ये हलवा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शाम हो जाती है लेकिन सुमन अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। राजेश, उसके भाई और पापा जब ऑफिस से आ जाते हैं तब राम्या सुमन को बुलाने जाती है। सुमन, चलो खाना बन गया है और राकेश और बाकी सब भी ऑफिस से आ गए हैं। तुम भी बाहर चलो, साथ में खाना खाते हैं। दीदी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम बाहर कह दो कि मेरी तबीयत खराब है। तभी वहां राजेश आ जाता है। अरे क्या हुआ सुमन, तुम ठीक हो? वो देवर जी, सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ा आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। हाँ देवर जी, आप बाहर आके खाना खा लीजिए, इसे आराम करने देते हैं। राम्या सुमन का स्वभाव जानती थी कि अगर सुमन को गुस्सा आता है तो वो कलेश मचा देती है, इसलिए वो राजेश को भी वहां से चलने के लिए कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राम्या ही घर का सारा काम करती और सुमन या तो आराम या तो फोन पे अपने सहेलियों से बातें करती थी। एक दिन राम्या सुमन के कमरे में उससे कुछ पूछने के लिए जाती है। तभी वो सुमन और राजेश के बीच की बात सुन लेती है। क्या है आपको? आपसे कहा ना मैंने कि मुझसे थोड़ा दूर रहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पर सुमन, अब तो काफी दिन हो गए हमारी शादी को, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। आप ऑफिस जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है। ठीक है सुमन, तुम नाराज मत हो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो। राम्या ये सब सुन के दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये सुमन को अक्ल कब आएगी? इतना अच्छा पति किस्मत से मिलता है, लेकिन उसे तो अपने पति की अहमियत ही नहीं है। जब सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तब राम्या सुमन के कमरे में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। सुमन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ,
पर प्लीज तुम गुस्सा मत होना। अब क्या हुआ दीदी? तुम्हारे और राजेश के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना? ये सुन के सुमन बहुत गुस्सा हो जाती है। दीदी आप अपना काम कीजिए ना, मेरी लाइफ में झांकने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सुमन, मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए मैंने पूछा, और अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अपने ससुराल में हो, इसलिए तुम्हें अब अपने गुस्से को भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मजबूरन माँ को कॉल कर कर सब बताना पड़ेगा। ये कह के राम्या वहां से चली जाती है, लेकिन सुमन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फिर से फोन पे अपनी सहेली से बात करने लग जाती है। यार सुच्ची, मैं तो इतना बोर हो गई हूँ शादी के बाद, और दीदी भी जब देखो लेक्चर देती रहती है। पर तेरा पति तो बहुत पैसे वाला है, तो तुझे क्या परेशानी, तू तो ऐश कर। अरे पैसे वाला है तो क्या हुआ, पर बहुत बोरिंग है, एकदम सिंपल सीधा सा है, उसको तो कपड़ों का स्टाइल भी नहीं आता। अगर तुम इतना बोर हो रही है तो जॉब क्यों नहीं कर लेती? आज हमारे फ्रेंड ग्रुप की मोस्टली सारी लड़कियां इतनी अच्छी जॉब कर रही हैं, केवल तूने ही जल्दी शादी कर ली। ये सुनकर सुमन को बहुत जलन होती है कि सब लड़कियां जॉब कर रही है, बाहर घूमती है, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी की मालकिन है, लेकिन उसे लगता है वो ससुराल के घर में कैद हो गई है। एक तरफ सुमन जो घंटों फोन पे बात करती थी और आराम करती थी, वहीं दूसरी तरफ राम्या किचन में अपना पसीना बहा रही थी। बेचारी राम्या इतनी सीधी थी कि वो सुमन को कभी काम करने के लिए नहीं बोलती थी। जहां तक हो सके वो खुद ही सारा काम कर लेती थी, लेकिन सुमन को अपनी बहन की कोई कदर नहीं थी। तभी सुमन के कमरे में उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, पहले तुम एक सहेली से बात कर रही थी, अब दूसरी सहेली से कर रही हो, और वहां राम्या अकेले ही सारा काम कर रही है। ये सुनकर सुमन बुरा मान जाती है और बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है। सासू माँ भी किचन में आ जाती है और राम्या से कहती है, राम्या तुम अकेले ही सारा काम करोगी तो थक जाओगी, और सुमन से भी तो कुछ काम करवाओ, तुम्हें हेल्प मिलेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप जैसा देख रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल जब आप मंदिर गई थी तब सुमन ने मेरी हेल्प कर दी थी। देखिए, कुछ खाने की आइटम्स उसी ने बनाई है। बेचारी थक गई थी इसलिए मैंने ही उसे कहा अपने कमरे में जाने को। राजेश ये सब सुन लेता है। माँ, सुमन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस घर में, उससे थोड़ा टाइम दो, वो सब समझ जाएगी। वैसे राजेश की बेवकूफी की वजह से मुझे काफी फायदा तो मिल रहा है। सुमन के मन में अपनी सहेली की बात घूम रही थी कि उसे नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी करते हुए उसे वो आजादी मिल जाएगी जिसकी उसे तमन्ना थी। दूसरे दिन सुमन अपने आप से ही बात कर रही होती है, ये तो इतने पैसे वाले हैं, ये मुझे बिल्कुल भी नौकरी नहीं करने देंगे, फिर भी पूछ के देखती हूँ एक बार। सुमन को लगा कि उसका पति और सास उसे नौकरी करने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शर्मा परिवार के ख्यालात बहुत ऊंचे थे, इसलिए वो सुमन को नौकरी करने की इजाजत दे देते हैं। बहू, तुम्हें नौकरी करने के लिए कोई मना नहीं करेगा, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें नौकरी के साथ अपने घर को भी ध्यान देना ही पड़ेगा। जी मम्मी जी, थैंक यू। राम्या को मन ही मन बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। सुमन काफी इंटरव्यूज देती है और सिलेक्ट हो जाती है। नौकरी करते ही सुमन के तो तेवर ही बदल गए। वो घर पे किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। एक दिन वो ऑफिस से काफी देर से लौटती है। उस समय सब लोग डाइनिंग रूम में खाना खा रहे थे। जैसे ही सासू माँ सुमन को देखती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, बहू, मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस के साथ तुम्हें घर पे भी ध्यान देना होगा, पर तुम तो उल्टा ही कर रही हो। रात के 10 बज रहे हैं, ये कोई समय है घर आने का? सुमन बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसकी सास भी उसके पीछे जाती है और गुस्सा करती है। लेकिन सुमन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अगर इस घर के आदमी लेट आते तब भी आप इतना ही गुस्सा होती, तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल बात करने की बड़ों से। तभी राम्या सुमन की तरफ से बोलने लगती है, लेकिन सासू माँ उस पे भी गुस्सा करने लगती है। लेकिन राजेश कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि गलती सुमन की ही होती है। सुमन, अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।
सुमन रोने लगती है। सुमन तुम मत रो, मैं माँ को समझा दूंगा। तुम लेट हो गई थी तो कॉल कर देती। तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम हो ही डरपोक। सुमन तुम अभी परेशान हो इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुमन काफी कोशिश करती है सास से बात करने की, लेकिन सास बात ही नहीं करती। तभी राजेश अपनी माँ को बहुत समझाता है, तब जाके वो मानती है और सुमन से बात करना शुरू करती है। थोड़े दिन बाद करवा चौथ होता है। उस दिन राजेश सुमन के लिए गिफ्ट लेता है और सोचता है सुमन के ऑफिस जाके उसे सरप्राइज दूं। जैसे ही राजेश ऑफिस पहुंचता है, वो देखता है कि सुमन किसी आदमी का हाथ पकड़कर हंस हंस के बात कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये देख के राजेश बहुत दुखी हो जाता है और टूट जाता है। दरअसल ये लड़का रोहन होता है। रोहन जानता था कि सुमन की शादी बहुत अमीर लड़के से हुई है और वो उससे झूठा प्यार दिखा के उससे पैसे लूटता था और सुमन को झूठा दिलासा देता था कि मैं भी जॉब ढूंढ ही रहा हूँ। सुमन अभी भी उससे प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर छुपके मिलते थे। राजेश बहुत गुस्सा होता है और सुमन से सारे रिश्ते तोड़ देता है। रोहन, अब क्या होगा? मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो मुझसे सारे रिश्ते ही तोड़ देंगे। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे और अपने घर पे रखोगे? ये सुन के रोहन डर जाता है। उसे लगता है कि सुमन उसके गले पड़ रही है और वो वहां से भाग जाता है। सुमन के पास अब कोई नहीं बचता। इतने अच्छे पति की उसने कभी अहमियत ही नहीं की और ससुराल अपनाएगा नहीं अब। अपने माँ बाप के घर जा नहीं सकती और जो रोहन बॉयफ्रेंड था वो भी भाग जाता है।